शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या हो अगर ये कहा जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी, जिसे हम पूरी तरह सच मानते हैं, और एक मतिभ्रम मतलब कि हेलुसिनेशन, उन दोनों में कोई बुनियादी फर्क है ही नहीं। अरे वाह, शुरुआत ही इतने भारी सवाल से है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो मतलब हमारी वास्तविकता की पूरी नींव को ही हिला देता है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर तो हमारी धारणा यही होती है ना कि हम दुनिया को बिल्कुल वैसी ही देखते हैं जैसी वो सच में है। जैसे हमारी आंखें कोई बहुत ही हाईटेक कैमरे हों। हाँ, जो बाहर की चीजों की रिकॉर्डिंग करके सीधे हमारे दिमाग में भेज रहे हो। सही कहा। लेकिन जब हम चेतना और न्यूरोसाइंस की गहराई में उतरते हैं तो ये जो कैमरा वाली थ्योरी है ना, ये पूरी तरह से बिखरने लगती है। एकदम, क्योंकि जब भी हम दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो पेड़ या रंग या इमारतें हम देख रहे हैं वो सब बाहर एकदम ठोस रूप में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि ये सब बहुत ही जटिल और गहरे स्तर पर हमारे भीतर ही बन रहा है। मतलब बाहर की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हमारा दिमाग हमें दिखाता है। और आज की इस गहन चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता का निर्माण कैसे करता है, चेतना का असली मतलब क्या है, और क्यों आज का सबसे उन्नत एआई भी सचेत या जीवित नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वो एसेंशिया फाउंडेशन के एक बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू पर आधारित हैं, जिसमें मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट अनिल सेठ ने अपने बरसों के रिसर्च को सामने रखा है। हाँ, अनिल सेठ का काम इस फील्ड में बहुत माना जाता है। उनका नजरिया विज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि वास्तविकता का अनुभव कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें उस पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है कि हमारी आंखें दुनिया के लिए कोई पारदर्शी खिड़की हैं। मतलब वो खिड़की नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये खिड़की असल में एक स्क्रीन है जिस पर दिमाग अपनी ही बनाई हुई फिल्म चला रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोमांचक और थोड़ा अजीब ऐतिहासिक प्रयोग है जिसे स्रोत में ड्रीम मशीन कहा गया है। बात 1953 की है। हाँ, विलियम ग्रे वॉल्टर वाला प्रयोग। बिल्कुल। विलियम ग्रे वॉल्टर नाम के एक वैज्ञानिक और उनके एक आर्टिस्ट दोस्त थे, ब्रायन गिसन। उन्होंने अनजाने में इसकी खोज की थी। अनजाने में? हाँ, मतलब कहानी कुछ यूं है कि ब्रायन गिसन एक बस में सफर कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और बस एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जहां सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ थे। अच्छा। गिसन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उन पेड़ों के पीछे से छन कर आती ढलते सूरज की धूप उनकी बंद आंखों पर एक लगातार टिमटिमाती हुई रोशनी डाल रही थी, फ्लैशिंग लाइट की तरह। बिल्कुल। और कुछ ही सेकंड में उस साधारण सी चमकती रोशनी ने उनके दिमाग में ज्वलंत रंगों और अजीबोगरीब आकृतियों का एक ऐसा तूफान ला दिया कि वो एकदम हैरान रह गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस रोशनी में अपना कोई रंग या आकार था ही नहीं। हाँ, वो तो बस धूप थी। बिल्कुल, वो सिर्फ एक सफेद रोशनी थी जो बार बार आ और जा रही थी। बाद में अनिल सेठ और उनकी टीम ने इस ड्रीम मशीन वाले अनुभव को अपनी लैब में बहुत ही कंट्रोल तरीके से आजमाया। लैब में कैसे किया इसे? जब लोगों को बंद आंखों से केवल 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चमकती हुई एक सफेद रोशनी दिखाई जाती है, और यहाँ 10 हर्ट्ज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स के प्राकृतिक अल्फा रिदम से मैच करता है। अच्छा, मतलब दिमाग की अपनी फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। तो जब ये मैच होता है तो लोग अचानक बहुत ही अद्भुत ज्यामितीय आकार, जटिल पैटर्न और गहरे रंग दिखने लगते हैं। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब बाहर से कोई रंग नहीं आ रहा, कोई चित्र या आकार भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक सफेद फ्लैश। ये मुझे उस पुराने जमाने के टेलीविजन की याद दिलाता है। हाँ, वो स्टैटिक वाला। हाँ, जब एंटीना का सिग्नल अचानक चला जाता था तो स्क्रीन पर सिर्फ वो काली सफेद झिलमिलाहट दिखाई देती थी जिसे हम स्टैटिक कहते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई उस स्टैटिक को बहुत ध्यान से देखे तो कभी-कभी उसमें भी आकृतियां या चेहरे दिखने लगते थे। क्या यहाँ दिमाग के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या मस्तिष्क बाहर से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर अपने ही अंदर के तारों या अपने ही आर्किटेक्चर को देखने लगता है? ये टेलीविजन वाला सादृश्य बहुत ही सटीक है। हमारा मस्तिष्क असल में एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। वो हमेशा बाहरी दुनिया से आने वाली डेटा में एक ढांचा या स्ट्रक्चर खोजने की कोशिश करता है,
जब आंखें बंद होती हैं और सिर्फ एक सफेद रोशनी की तेज झिलमिलाहट अंदर जाती है तो बाहर से कोई वास्तविक ढांचा मिल ही नहीं रहा होता। तो दिमाग खुद ढांचा बना लेता है। बिल्कुल। ऐसे में मस्तिष्क एक खाली कैनवास पर अपना ही रंग भरने लगता है। वो अपने खुद के विजुअल कॉर्टेक्स के ढांचे को ही उस इनपुट पर थोप देता है। एक तरह से कहा जाए तो वो उन न्यूरॉन्स और सर्किट्स की ही गतिविधि को देखने लगता है जो आमतौर पर दुनिया को देखने के काम आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लैब में मौजूद हर व्यक्ति एक ही सफेद रोशनी देख रहा है, लेकिन सबका अनुभव बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। कोई लाल त्रिकोण देख रहा है तो कोई नीला चक्र। और ये बात सिर्फ इस प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में परसेप्शन सेंसस नाम के एक बहुत बड़े अध्ययन का जिक्र है जिसमें दुनिया भर के 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। हाँ, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस अध्ययन ने साबित कर दिया कि अगर 10 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं तो भी वे सभी रंगों और चीजों को थोड़ा अलग तरह से अनुभव कर रहे हैं। इस पर मुझे तुरंत वो इंटरनेट वाली मशहूर द ड्रेस याद आ गई। अरे हाँ, वो ड्रेस जिसने पूरे इंटरनेट को पागल कर दिया था। सच में उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। किसी को वो ड्रेस नीली और काली दिखी और किसी को बिल्कुल सफेद और सुनहरी। और मजे की बात यह है कि उस ड्रेस की घटना विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। कैसे? वो कोई एक अजीब सी गलती या संयोग नहीं था, बल्कि ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण था कि हमारी वास्तविकता कोई यूनिवर्सल या सार्वभौमिक चीज नहीं है जो सबके लिए एक जैसी हो। हाँ। हर इंसान का मस्तिष्क अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहा है। हम सभी एक ही भौतिक दुनिया में मौजूद जरूर हैं, लेकिन हमारी जो अनुभव की गई वास्तविकताएं हैं वो पूरी तरह से अलग और अनूठी हैं। तो अगर सफेद रोशनी और एक तस्वीर हमारे दिमाग को इस तरह से धोखा दे सकती है या यूं कहें कि हैलुसिनेशन पैदा कर सकती है, तो हमारी सामान्य दृष्टि क्या है? मतलब जब हम खुली आंखों से एक पेड़ या कार देखते हैं तो वहां क्या हो रहा है? यहीं से हम नियंत्रित मतिभ्रम या कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन के सिद्धांत पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा मस्तिष्क असल में है कहां? खोपड़ी के अंदर। बिल्कुल। वो एक अंधेरी, शांत और हड्डियों से बनी खोपड़ी के अंदर पूरी तरह से बंद है। इस खोपड़ी के अंदर न कोई रोशनी है, न कोई आवाज। मस्तिष्क का बाहरी दुनिया से कोई सीधा संपर्क होता ही नहीं है। उसे बाहर की दुनिया के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो सिर्फ हमारी इंद्रियों से आने वाले अस्पष्ट और शोरगुल वाले विद्युत संकेतों, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए मिलता है, जिन पर कोई लेबल नहीं लगा होता। एकदम सही। उन सिग्नल्स पर यह नहीं लिखा होता कि अरे ये एक पेड़ का सिग्नल है या ये एक कार है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? मतलब मस्तिष्क बाहर की दुनिया की कोई पैसिव रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह सिर्फ एक अंधेरे कमरे में बैठकर ये अनुमान लगा रहा है कि बाहर क्या हो सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई जासूस किसी अपराध स्थल पर मिले बिखरे हुए सुरागों के आधार पर पूरी कहानी का अनुमान लगाता है। हाँ, और जैसे जैसे नए सुराग मिलते हैं वो अपनी कहानी को बदलता रहता है। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में इसे बेजियन इन्फेरेंस या बेजियन अनुमान कहा जाता है। मस्तिष्क अंदर से बाहर की ओर एक भविष्यवाणी करता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इनसाइड आउट। हाँ, इनसाइड आउट। और जो डेटा हमारी आंखों, कानों या त्वचा से अंदर आता है उसका मुख्य काम मस्तिष्क को नई जानकारी देना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के पहले से की गई भविष्यवाणियों में सुधार करना है। अच्छा, मतलब दिमाग पहले से सोच के बैठा है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। और जब मस्तिष्क की भविष्यवाणी और इंद्रियों से आए डेटा में कोई अंतर होता है तो उसे प्रिडिक्शन एरर या भविष्यवाणी की त्रुटि कहते हैं। मस्तिष्क लगातार इस एरर को कम करने की कोशिश करता है। इसलिए हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो असल में मस्तिष्क द्वारा भीतर से पैदा किया गया एक मतिभ्रम ही है। लेकिन ये मतिभ्रम हमारी इंद्रियों द्वारा बाहर की दुनिया से नियंत्रित होता है। ये बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा डरावना विचार भी है। स्रोतों में क्लाउड मोने जैसे आर्टिस्ट्स की इम्प्रेशनिस्ट आर्ट का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो पेंटिंग वाला उदाहरण। जब कोई मोने की किसी पेंटिंग के बहुत करीब जाता है तो उसे कैनवस पर सिर्फ रंगों के बेतरतीब धब्बे दिखाई देते हैं। वहां कोई फूल या पानी नजर नहीं आता, सिर्फ रंग बिखरे होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही कुछ कदम पीछे हटकर देखा जाए तो वे बेतरतीब धब्बे अचानक एक खूबसूरत पानी के दृश्य
और कमल के फूलों में बदल जाते हैं। कला की दुनिया में इसे द बिहोल्डर्स शेयर कहा गया है, जिसका मतलब है कि देखने वाला खुद अपने दिमाग से उस चित्र को पूरा करता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि साइकेडेलिक्स जैसे पदार्थ दिमाग की इसी प्रक्रिया में बदलाव कर देते हैं। जब कोई साइकेडेलिक पदार्थों का सेवन करता है तो बाहर की दुनिया नहीं बदलती, बल्कि मस्तिष्क का अनुमान लगाने का जो तरीका है वो बदल जाता है। मतलब उसका प्रेडिक्शन करने का सिस्टम ही हिल जाता है। हाँ, वो इंद्रियों से आ रहे सामान्य डेटा को भी अजीबोगरीब रूप देने लगता है। आसमान के बादल अचानक जानवरों का रूप लेने लगते हैं। अनुभव पूरी तरह से अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं। लेकिन यहाँ शरीर की क्या भूमिका है? मेरा मतलब है, हम सिर्फ एक जगह बैठ के दुनिया का अनुमान तो नहीं लगाते रहते ना। हम चलते हैं, चीजों को छूते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारी तरफ एक गेंद फेंकता है तो हम सिर्फ ये अनुमान थोड़ी लगाते हैं कि गेंद कहाँ गिरेगी। बिल्कुल, हम हाथ भी बढ़ाते हैं। हाँ, हमारा शरीर हरकत में आता है, हमारे हाथ गेंद की दिशा में आगे बढ़ते हैं और हम उसे पकड़ लेते हैं। अगर सब कुछ दिमाग के अंदर हो रहा है तो ये शारीरिक कार्यवाही कैसे काम करती है? इस शारीरिक हरकत को न्यूरोसाइंस में एक्टिव इन्फरेंस या सक्रिय अनुमान कहा जाता है। अच्छा। यह इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मस्तिष्क केवल अपनी भविष्यवाणियों को बदलकर त्रुटियों को कम नहीं करता, कई बार वह दुनिया को अपनी भविष्यवाणी के अनुरूप ढालने के लिए हमारे शरीर से कार्यवाही या एक्शन भी करवाता है। तो जब गेंद हवा में होती है तो दिमाग भविष्यवाणी करता है कि गेंद हाथ में होनी चाहिए, लेकिन असलियत में गेंद दूर है, जिससे एक प्रेडिक्शन एरर पैदा होती है। और उस एरर को खत्म करने के लिए दिमाग मांसपेशियों को आदेश देता है कि वो हाथों को उस जगह ले जाएं जहां भविष्य के अनुसार गेंद होनी चाहिए। इस तरह हम अपनी ही भविष्यवाणियों को सच साबित करने के लिए लगातार दुनिया में काम कर रहे हैं। यह सच में स्पष्ट करता है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविकता कैसे बनाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? मस्तिष्क ये सब इतनी मेहनत से कर क्यों रहा है? एक झूठी वास्तविकता रचने के पीछे उसका असल मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही बुनियादी जैविक नियम में छिपा है, जिसे कार्ल फ्रिस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल कहा जाता है। फ्री एनर्जी प्रिंसिपल? हाँ, यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी जीवित प्रणाली, चाहे वो एक छोटी सी कोशिका हो या एक पूरा इंसान, वो हमेशा खुद को बचाए रखने और पर्यावरण के साथ एक सांख्यिकीय संतुलन, मतलब स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम बनाए रखने की कोशिश करती है। जीवित प्रणालियां बाहरी दुनिया से मिलने वाले आश्चर्य या सरप्राइज को कम करना चाहती हैं। मतलब जीवित रहने के लिए हमारी भविष्यवाणियों का सटीक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम जंगल में चल रहे हैं और अचानक कोई खतरनाक जानवर सामने आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और विकासवाद यानी इवोल्यूशन के नजरिए से देखा जाए तो आश्चर्य का सीधा मतलब मौत हो सकता है। हाँ। इसलिए हमारा मस्तिष्क एक ऐसी दुनिया का मॉडल बनाता है जिससे आश्चर्य कम से कम हो और हम जिंदा रह सकें। और यहीं से चेतना का विज्ञान तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स के साथ टकराता है। सदियों से दार्शनिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या दुनिया केवल भौतिक पदार्थों से बनी है, जिसे हम भौतिकवाद या मटीरियलिज्म कहते हैं, या फिर चेतना ही ब्रह्मांड का मूल आधार है, जिसे आदर्शवाद या आइडियलिज्म कहा जाता है। तो इस पर अनिल सेठ का क्या मानना है? अनिल सेठ खुद को एक व्यावहारिक भौतिकवादी, मतलब प्रैग्मैटिक फिजिकलिस्ट मानते हैं। उनका तर्क है कि भले ही आज की क्वांटम फिजिक्स ये पूरी तरह से स्पष्ट न कर पाए कि पदार्थ असल में क्या है, लेकिन भौतिकवादी नजरिए ने ही विज्ञान को अब तक की सबसे बड़ी सफलताएं दी हैं। बिल्कुल सही। हम आज मस्तिष्क की बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं तो वो इसी भौतिकवादी सोच की वजह से है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी या IIT का जिक्र आता है। ये चेतना को मापने और समझने का एक गणितीय तरीका है। इसके दो रूप हैं। सेठ इसके मजबूत संस्करण से सहमत नहीं हैं, जो कहता है कि चेतना और भौतिक संरचना एकदम एक ही चीज हैं। लेकिन वे इसके कमजोर संस्करण का पूरा समर्थन करते हैं। ये कमजोर संस्करण बहुत कुछ समझाता है। इसके अनुसार चेतना को मस्तिष्क में होने वाले एकीकरण यानी इंटीग्रेशन और विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन के जरिए समझा जा सकता है। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा सेरेबेलम है। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसमें हमारे कुल न्यूरॉन्स का लगभग 80% हिस्सा होता है। 80%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चेतना के निर्माण में सेरेबेलम की कोई खास भूमिका होती ही नहीं है। अगर किसी वजह से सेरेबेलम को नुकसान पहुंच जाए
तो इंसान का संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन उसकी चेतना या उसके दुनिया को अनुभव करने की क्षमता खत्म नहीं होती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि सर्बिलम एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसमें 80,000 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन वे एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते, वे अलग थलग रहकर अपना काम करते हैं। यहाँ सूचनाओं का एकीकरण या इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मस्तिष्क का जो कॉर्टेक्स है वो एक छोटा कमरा है जहां सिर्फ 20,000 लोग हैं, लेकिन वे सब एक निरंतर चर्चा में शामिल हैं, हर जानकारी को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। चेतना इसी बातचीत, इसी एकीकरण से पैदा होती है, ना कि सिर्फ न्यूरॉन्स की भीड़ से। ये उदाहरण तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर चेतना भौतिक संरचना और न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने के तरीके से ही पैदा होती है, तो फिर दार्शनिकों के उस मशहूर ज़ॉम्बी तर्क का क्या होगा? फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बीज? हाँ, कुछ विचारकों का मानना है कि अगर हम भविष्य में किसी इंसान का हूबहू सिलिकॉन कॉपी बना दें, उसके हर एक जैविक न्यूरॉन को एक सिलिकॉन चिप से बदल दे जो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती हो, तो भौतिकवाद के नियमों के अनुसार उस सिलिकॉन मशीन को भी सचेत होना चाहिए। क्या ये नजरिया हमें बहुत ज्यादा मशीन केंद्रित नहीं बना रहा है? क्या कोई मशीन सिर्फ इसलिए जीवित हो सकती है क्योंकि वो हमारे दिमाग की नकल कर रही है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और दर्शन शास्त्र में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है, लेकिन विज्ञान में सिर्फ कल्पना कर पाने को हकीकत नहीं माना जा सकता। हम अपने दिमाग में बहुत सी चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो भौतिक रूप से कभी संभव नहीं होती। जैसे कोई ये कल्पना कर सकता है कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल हवाई जहाज हवा में पीछे की तरफ उड़ रहा है। हाँ, दिमाग में ये तस्वीर बिल्कुल साफ और तार्किक लग सकती है, लेकिन एरोडायनेमिक्स के कड़े भौतिक नियमों के कारण वो कभी सच नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसी तरह एक जैविक न्यूरॉन सिर्फ बिजली का एक तार नहीं है, वो एक जीवित कोशिका है। वो मेटाबॉलिज्म करता है, खून से ऊर्जा लेता है, अपना कचरा साफ करता है। उस पूरी जैविक प्रक्रिया को एक सूखी सिलिकॉन चिप में हूबहू उतारना शायद भौतिक रूप से संभव ही ना हो। और सिलिकॉन की इस चर्चा से हम सीधे आज के सबसे बड़े और सबसे प्रासंगिक विषय पर पहुंचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आज की सबसे बड़ी बहस। आज हर तरफ यही बहस चल रही है कि क्या एआई कभी चेतना हासिल कर सकता है? क्या वो कभी इंसान की तरह कुछ महसूस कर पाएगा? तो इस मुद्दे पर अनिल सेठ कंप्यूटेशनल फंक्शनलिज्म नाम की विचारधारा का बहुत कड़ा विरोध करते हैं, जो मानती है कि दिमाग एक कंप्यूटर है। हाँ, ये विचारधारा मानती है कि हमारा मस्तिष्क केवल मांस से बना एक कंप्यूटर है, एक मीट बेस्ड कंप्यूटर। उनका मानना है कि अगर हम सही सॉफ्टवेयर बना लें तो उसे किसी भी मशीन पे चलाकर चेतना पैदा की जा सकती है। लेकिन सेठ बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। एआई ट्यूरिंग मशीन के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करता है, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। ये अंतर बहुत गहरा है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के लिए समय का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आप एक कोड को आज रन करना शुरू करें, बीच में रोक दें और 10 साल बाद फिर वहीं से शुरू कर दे, उस कोड को इसका कोई एहसास नहीं होगा। उसे तो बस अपना काम पूरा करना है। हाँ, उसे एक सर्वर से निकालकर दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद किसी और सर्वर पर भेजा जा सकता है, लेकिन इंसानों और जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। एकदम सही। हम जीव जंतु समय के बाहर काम कर ही नहीं सकते। हमारी पूरी जैविक संरचना समय के बहाव में गुंथी हुई है। हमारी धड़कनें, हमारी सांसें, हमारी कोशिकाएं सब एक निरंतर बहते हुए समय का हिस्सा हैं। इसे समझने के लिए स्रोतों में मैड्रिड एयरपोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र किया गया है। अरे हाँ, वो कहानी सच में एआई की सीमाओं को उजागर करती है। वहाँ एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई जेट ब्रिज था, जिसे बिना किसी इंसान की मदद के हवाई जहाज के दरवाजे से जुड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। हाँ। वो एआई सेंसर के जरिए काम कर रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़ता, उसके सेंसर कहते कि वो बहुत करीब है तो वो पीछे हट जाता। फिर वो आगे बढ़ता, फिर पीछे हटता, फिर एक लूप में फंस गया था। क्यों? क्योंकि उस एआई के अंदर वास्तविक समय के निरंतर बहाव का कोई एहसास था ही नहीं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस काम में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है और अंदर बैठे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। उसमें अभी का कोई भाव नहीं था। आखिर में उस लूप को तोड़ने के लिए एक इंसान को जाकर उसे मैन्युअल रूप से चलाना पड़ा। यही वो बुनियादी फर्क है। चेतना का सीधा संबंध हमारी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस से नहीं है, बल्कि हमारे जीवित होने से है। एक एआई बहुत ही बुद्धिमानी से काम कर सकता है। वो इंसानों को शतरंज में हरा सकता है, जटिल गणितीय समीकरण सुलझा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अंदर से कुछ महसूस कर रहा है। काम करने और महसूस करने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल।
यहाँ एक बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसानी दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि हम अक्सर इसमें धोखा खा जाते हैं। इसे कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। हाँ, हम मशीनों को इंसान समझने लगते हैं। बिल्कुल, हम किसी भी ऐसी चीज में चेतना खोजने लगते हैं जो हमारी तरह व्यवहार करती है। आज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या चैटबॉट्स इंसानों की तरह बात करते हैं, उन्हें देखकर बहुत से लोगों को लगने लगा है कि वे सचेत हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्फाफोल्ड जैसा एआई है जिसने जीव विज्ञान में प्रोटीन की संरचनाओं को समझने में क्रांति ला दी है, जो मानवता के लिए कहीं ज्यादा बड़ा काम है। लेकिन उसे कोई सचेत नहीं मानता क्योंकि वो हमसे इंसानी भाषा में बात नहीं करता। ये हमारी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है और ये खतरनाक भी हो सकती है। कैसे? अगर समाज एआई को सचेत मान लेगा तो इसके दो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पहला तो ये कि शायद हम अनजाने में मशीनों के अंदर एक नई तरह की पीड़ा पैदा कर दें। और दूसरा खतरा जो ज्यादा व्यावहारिक है वो ये कि हम एक निर्जीव कोड को अनावश्यक अधिकार और जिम्मेदारियां सौंप देंगे। हम अपनी सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण एक ऐसे सॉफ्टवेयर को दे देंगे जो असल में दुख, दर्द या सहानुभूति जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं करता। इसीलिए बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म या जैविक प्रकृतिवाद को समझना इतना जरूरी है। जैविक होना, मांस मज्जा से बना होना, सांस लेना, खून का संचार होना, यही चेतना का असली और एकमात्र आधार है। और जब चेतना को इस तरह से समझा जाता है तो मृत्यु और तथाकथित माइंड अपलोडिंग को लेकर भी नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, सिलिकॉन वैली का वो सपना। बिल्कुल। आज सिलिकॉन वैली में बहुत से तकनीकी लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि भविष्य में वे अपने दिमाग के पूरे डेटा को किसी क्लाउड सर्वर में अपलोड कर देंगे और इस तरह डिजिटल रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन अगर चेतना हमारे जीवित शरीर, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी नश्वरता से इतनी गहराई से जुड़ी है तो उसे किसी सर्वर पर अपलोड किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। वो कोई फाइल थोड़ी है जिसे पेन ड्राइव में कॉपी किया जा सके। और ये बात मौत के डर को भी एक नया आयाम देती है। हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौत के बाद एक अनंत अंधेरा या कोई भयानक शून्यता होगी। लेकिन सेथ का तर्क है कि मौत के बाद किसी भी तरह का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने के लिए जो हम हैं वो ढांचा ही खत्म हो जाता है। और ये कोई डरावनी बात नहीं है। मृत्यु सिर्फ सांख्यिकीय संतुलन में वापस लौटना है। हमारा शरीर जो इतनी सालों से पर्यावरण के साथ संघर्ष करके अपना एक अलग वजूद बनाए हुए था, वो वापस उसी पर्यावरण में मिल जाता है जहां से वो आया था। यही नश्वरता हमारे अस्तित्व को इतना खूबसूरत बनाती है। सच में अमर होने की उस निरर्थक भागदौड़ की बजाय हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड को अनुभव करने में सक्षम हैं, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो हमने जाना कि ये दुनिया जो हमें बाहर नजर आती है वो वास्तव में हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारे जीवित रहने के लिए अंदर से रची गई एक अद्भुत कलाकृति है, एक नियंत्रित मतिभ्रम। बिल्कुल। चेतना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यह हमारे जीवित होने का, सांस लेने का और समय के निरंतर बहाव के साथ बहने का परिणाम है। ये समझ हमें न केवल खुद के प्रति बल्कि हमारे आसपास मौजूद हर छोटे बड़े जीव के प्रति भी एक नया और गहरा सम्मान देती है। हम इस ब्रह्मांड के कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प और थोड़ा विचलित करने वाले विचार पर गौर करते हैं। क्या विचार है? ये तो स्पष्ट हो गया कि हमारी ये वास्तविकता केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा पृथ्वी पर हमारे जीवित रहने के लिए किया गया एक शानदार मतिभ्रम है। हाँ। तो जरा इस बात की कल्पना कीजिए, इस विशाल ब्रह्मांड में अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई ऐसा प्राणी मौजूद हो जिसका जैविक लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना न होकर कुछ और ही हो, तो उसके मस्तिष्क द्वारा रची गई उसकी वास्तविकता कैसी दिखती होगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या कोई इंसान कभी उस दुनिया की कल्पना भी कर सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।